अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज मैंने वीज़ा ऑफिस फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा वीज़ा लग गया है 2 महीने का और मैं वेनसडे को पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैंने अपना एक फ़ाइनल प्लान बनाया है। मैं सैटरडे दिल्ली पहुँचूँगा 16 दिसंबर को, और मेरा प्लान है 22 तारीख तक दिल्ली में रहूँगा और फिर 22 दिसंबर में मुंबई पहुँचूँगा। मुंबई से मैं एक हफ्ता रह के 29 दिसंबर इंदौर जाऊँगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इंदौर से मेरा प्लान है उज्जैन और भोपाल। फिर 3 जनवरी को मैं इंदौर से अहमदाबाद जाऊंगा। तो गुजरात में मुझे एक हफ्ता रहना है। गुजरात में मेरा अभी काफ़ी हिसाब किताब है। लेट्स सी, द्वारका और सोमनाथ मेरी यात्रा हैं, और मेरी पर्सनल यात्रा मेरे सौराष्ट्र की है, जहाँ पे मैं आजक मेरे गांव में मेरे पिताजी दादाजी जो पैदा हुए थे, मेरी माँ का टाउन बांटवा, और मेरी दादी बगसरा में पैदा हुई थी वहाँ पे। तो सौराष्ट्र में है प्लान। फिर कोशिश होगी कि राजकोट, सूरत, और अगर हो सका तो वडोदरा। लेकिन मुश्किल है क्योंकि एक हफ्ते में ये सब चीज़ें करना, लेकिन लेट्स सी। फिर 10 तारीख को मैं वापस दिल्ली आऊँगा और 16 तक 6 दिन दिल्ली में रहूँगा वापस। फिर 16 को यूपी के लिए रवाना होऊंगा, लखनऊ। यूपी में मेरा प्लान है अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, और अगर कोई और जगह हो सकी तो मौका मिला तो बेसिक में लखनऊ में होऊंगा। और फिर 16 से 26 यूपी में रह के 10 दिन, फिर 26 को वापस दिल्ली आऊँगा और 4-5 दिन दिल्ली में रह के 31 जनवरी मेरी वापस लंदन की फ़्लाइट है। तो ये मेरा टेंटेटिव प्लान है। आप में से जो दोस्त इन तारीख़ों में इन जगहों पे अगर हों और मुलाकात करना चाहें, तो मेरा सौभाग्य होगा अपने तमाम दोस्तों से मिलने का। और कुछ जो टेक्नोलॉजी के हवाले से दोस्त हैं अगर कोई, तो कुछ गाइडेंस चाहिए थी टेक्नोलॉजी के हवाले से, अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ डिस्कस करने हैं, तो वो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर मिल सकें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। तो ये मैं बता नहीं सकता कि कितना मेरे लिए खुशी का दिन है। मुझे मतलब बता नहीं सकता कि किस तरह मैं फ़ील कर रहा हूँ। और अब 3-4 दिन में मैं यहाँ से रवाना हो के भारत, अपनी मातृभूमि में होऊंगा आप सबके पास। और बड़ी खुशी हुई है मुझे। मैं दिल्ली में भी, मुझे 2-3 दोस्तों ने रहने की ऑफ़र की है, तो मैं मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ दोस्तों के पास दिल्ली में भी रहूँगा। मेरा इरादा है दिल्ली में मैं 3 बार रुकूँगा। टोटल मेरा दिल्ली में 15-20 दिन का स्टे है। तो उसमें हरिद्वार और ऋषिकेश का भी एक दिन प्रोग्राम है, और हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव का भी प्रोग्राम है। तो वो अभी मैं दिल्ली पहुंच के फिर अपनी प्लान को फाइनल टच दूंगा। इसके अलावा चंडीगढ़ भी 1-2 दिन के लिए मेरा प्लान है। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। ख्वाहिशात तो ऐसी हैं कि बहुत कुछ करने को दिल करता है, लेकिन लेट्स सी। तो अज़ीज़ दोस्तों, प्लीज़ जिसके पास व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप पे मुझसे कांटेक्ट करें। जो ईमेल पे करेंगे उनको मैं व्हाट्सअप नंबर, जिसने भी मुझे ईमेल की है मैंने उनको व्हाट्सअप नंबर भेज दिया है, ताकि कांटेक्ट करने में आसानी रहे। तो प्लीज़, और बाकी अगर आप ये यूपीआई नंबर है तो उसमें मयंक तिवारी से कांटेक्ट करके प्लान डिस्कस कर सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मुंबई में भी मैं एक दोस्त हैं जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास में रहूँगा।
और मुंबई के काफ़ी दोस्त हैं जो मिलना चाहते हैं। तो 22 से 29 दिसंबर मैं मुंबई में होऊंगा। अजीज़ दोस्तों, आज का दिन एक और ख़ुशी का दिन था कि जम्मू एंड कश्मीर में के हवाले से अदालत ने फैसला दे दिया है। देखें, जम्मू एंड कश्मीर का इशू डिवीज़न ऑफ इंडिया, बंटवारे का एक अनसॉल्व्ड पार्ट है और उस पे पाकिस्तान ने एक नाजायज़ जंग के ज़रिए कुछ हिस्सा नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में हमें बताया कि किस तरह वो जंग के दौरान भारत ने यूएन जाके अपना कश्मीर का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके की सूरत में, वो खो दिया। और मैं भी शुरू से इसी आर्ग्यूमेंट का वो रहा हूँ कि भारत को किसी सूरत यूएन जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उस वक्त भारत एक हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश कंट्री था, पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री वाइज बिल्कुल भी भारत के मुकाबले का नहीं था। और सबसे बड़ी बात मुकाबले ना मुकाबले की नहीं होती, उसूल की होती है। उसूल ये कहता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरी सिंह और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला जब भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि भारत अपने हिस्से का डिफेंस ना कर सके। कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब से कश्मीरी लीडरशिप की डिमांड यही थी कि आप हमारी हिफाजत करें और दुश्मनों से हमारा इलाका खाली कराएं, लेकिन वो भारत नहीं कर सका उस वक्त की लीडरशिप की वजह से। और फिर बाद में भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह लगाए गए, जिसकी वजह से कश्मीर में एक मतलब स्टैंड स्टिल वाली सूरत हाल रही। ना कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा था, ना कश्मीर भारत के साथ ऐसे जुड़ रहा था जैसे बाकी भारत की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भारत का हिस्सा हैं। और फिर इसमें मौका मिला पाकिस्तान को कि भारत में कमज़ोर लीडरशिप थी, तो पाकिस्तान ने 89 में जो कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड किया और कश्मीर में एक आतंक का पूरा खेल खेला। और उस वजह से कश्मीर एक बहुत ही मतलब कश्मीर में पाकिस्तान की आतंक की जो जंग थी, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को ही हुआ। और यह है कि वो जंग भी मेजॉरिटी कश्मीर के मुसलमान इलाकों में थी, तो नुकसान सारा कश्मीरियों को हुआ। और पाकिस्तान वहाँ पे एक झूठी जंग, एक गलत आइडियोलॉजी वहाँ के नौजवानों में डाल के वो करता रहा। और आखिरकार ये 2014 से जो सरकार आई है, इसके बाद कश्मीर में वो आतंक का नंगा नाच कम होता गया। अटैक्स होते रहे, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती रही। पाकिस्तान की बाकायदा ये एक इंडस्ट्री थी जिसको वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। और उसमें फिर आर्टिकल 370 और 35A की वजह से भारत का लिमिटेड कंट्रोल रह जाता था चीज़ों के ऊपर। अब इस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से कश्मीर में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कश्मीरियों को। भाई आप ये देखें कि कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 80,122 करोड़ रुपए की सिर्फ इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट हुई है। 28,400 करोड़ इंसेंटिव्स दिए गए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। 1,116 करोड़ एक्सपोर्ट्स रही हैं 2022 से 2023 तक, जो कि 2021 से 2022 तक के साल की डबल हो गई हैं। 200 करोड़ का बिजनेस जनरेट वहाँ पे किए गए हैं खाली फेयर्स और एग्जीबिशंस के ज़रिए। 2.5 करोड़ टूरिस्ट 2023 में एक्सपेक्टेड थे, ये ऑल टाइम हाई है। 2022 में 1.88 करोड़ थे
और 2019 में 1.62 करोड़ थे। 21,680 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट इस्टेब्लिश हुए प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 20,000 पश्मीना प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैग किए, 9,000 कारपेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैग किए, 175 से ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल के ज़रिए कश्मीर में हुई। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो भारत भर से और इंटरनेशनल टूरिज़्म जो खुला है, क्योंकि कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड और इस तरह के जो टूरिस्ट एरिया होते हैं उनकी बेसिक प्रोडक्ट टूरिज़्म होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में जाता है। फ्रांस की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है टूरिज़्म। टूरिज़्म से कश्मीर लॉस करता रहा। वहाँ पे एक टेररिज्म, पाकिस्तान कंट्रोल, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से वहाँ का टूरिज़्म ख़त्म था। कश्मीरियों की बेसिक प्रोडक्ट टूरिज़्म है। अब टूरिज़्म जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अब हम देख रहे हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, शादियों के प्रोग्राम हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, इवन ड्रामों की शूटिंग हो रही है। तो इससे काफ़ी कश्मीर का प्रोग्रेस हो रहा है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे इमारात से, दुबई, अबू धाबी वगैरह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में। और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो रहा है। जैसे सबसे हाईएस्ट ब्रिज चेनाब दरिया के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा 40 से ज़्यादा फ़्लाइटें कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं। नया स्कीम उड़ान के तहत कश्मीर में 9 एयरपोर्ट्स प्लान किए गए हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोट सांबा में बनाया जा रहा है। एयर कार्गो फैसिलिटी श्रीनगर में एक्सपेंड हो रही है। 1% एप्पल्स जो हैं वो प्रोसेस किए जा रहे हैं। 35 टन ज़फ़रान डिमांड में है। 4 लाख टन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हैं। रेल जंक्शंस बनाए जा रहे हैं। डबल लाइन रेल कनेक्टिविटी हो रही है। स्किल्ड मैन पावर, जॉब्स, आईटी, रोडवेज। पहले ये होता था बर्फ़बारी में सारे रोड बंद हो जाते थे, अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी 2024 में हो जाएगी। दिल्ली से 4 लेन का हाईवे बना है। जम्मू एंड कश्मीर के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कनेक्शन में आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं 2021 में। 4,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क 2022 में बनाया गया। 48 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क 2025 तक हो जाएगी। 320 किलोमीटर का रेल नेटवर्क यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। अब आप इसको अगर कंपेयर करने जाते हैं पीओके से या गिलगित बल्तिस्तान से, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आप देखें जम्मू एंड कश्मीर। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये लगता है कोई यूरोप की कोई वीडियो है। और जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की, ये तो साफ सफाई देखें, कितने खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड रोड्स, फुटपाथ्स, दुकानें, और किस तरह से। और फिर मैंने बाकायदा गौर करके स्टॉप करके इस वीडियो को देखा, तो क्योंकि मैं आपके सामने कोई चीज़ लगाने से पहले इसकी ऑथेंटिसिटी पे पूरा वो करता हूँ, तो फिर मैं हैरान रह गया और मैं सोचने लग गया कि क्या मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कश्मीर पीओके के जो पाकिस्तान के इलाके हैं उसके लोग तस्वुर भी कर सकते हैं इस किस्म की, जो कि यहाँ पे JNK में भारत ने दिया हुआ है। तो ये कश्मीरियों का हक है जो कि भारत की सरकार उनको देना चाहती है और देना चाह रही है। भारत चाहता है कि भारत की तरक्की में कश्मीर का भी रोल हो और कश्मीर भी तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। पीओके सबसे बर्बाद इलाकों में से एक है पाकिस्तान का। पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी और पानी सप्लाई करने वाला पीओके खुद इलेक्ट्रिसिटी और पानी का मोहताज है। इनको
आधा आधा पौना पौना दिन 24 घंटे में से 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इनके घर के नलकों में पानी नहीं आता, काफ़ी दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। गैस तो आप सोचें भी नहीं कि इनको मिलती है, और हर चीज़ इतनी महंगी मिलती है। फिर फूड ग्रेन्स, आटा वगैरह की जो इतनी शॉर्टेज है कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये वही कश्मीर है जो भारत के पास है, उसी का ये कश्मीर हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को बर्बाद किया है। फिर सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इलाके की अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज, उसको मेंटेन करना। पाकिस्तान ने तो पीओके की डेमोग्राफी पूरी चेंज कर दी है। आप पूरे पीओके में जाएं, मीरपुर, नीलम, मुजफ्फराबाद, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको सब शलवार कुर्ते वाले मिलेंगे। जबकि शलवार कुर्ता कश्मीरियों का ड्रेस नहीं है, पंजाब का है। आपको भारत में जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख में आपको शलवार कमीज ना होने के बराबर मिलेगा। वहाँ पे लोकल कश्मीरी ड्रेस है, फिर कश्मीरी खाने हैं, कश्मीरी ज़बान है। आप चले जाएं पीओके में, आपको ज़्यादातर वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि टोटल डेमोग्राफी चेंज की गई है। फिर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, सारी चीज़ें तो कब्ज़े में है पंजाबी और चाइनीज़ आर्मी के। हर छोटे से छोटा बिजनेस जो है वो चाइनीज़ और पंजाबी आर्मी के कंट्रोल में है। तो रिसोर्सेज सारे पंजाबी आर्मी और उसके कंट्रोल में हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ नहीं है। अब इसमें मैं आऊँगा, आज के जो फैसला हुआ है भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो कश्मीर के हवाले से, उसमें दो किस्म के रिएक्शन आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। एक मातम कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मातम करने वालों में दो किस्म के लोग हैं। एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सरकार के लोग और पाकिस्तानी डायस्पोरा। एक पाकिस्तानी सरकार और डायस्पोरा के पेरोल पे कह लें, या उनका आइडियोलॉजिकल पार्टनर कह लें, या उनकी ज़बान भाषा बोलने वाले लोग कह लें, वो हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती, ये सज़ाए मौत है, इस फैसले के बारे में कह रही हैं कि ये सज़ाए मौत है। जब कोर्ट ने ये फैसला दिया तो ये ऐसा लगा कि हम कश्मीरियों की सज़ाए मौत है। तो आई एग्री, ये सज़ाए मौत है पाकिस्तान बैक्ड कश्मीरियों की, और वो आटे में नमक के बराबर हैं। आज का भारत में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बहुत खुश है, तरक्की कर रहा है। कश्मीरी नौजवान बढ़ चढ़ के इंडियन पुलिस में, इंडियन सिविल सर्विस में, इंडियन पूरे इंडिया में जाके जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप आईपीएल में देखें वो खेल रहे हैं, दूसरी जगहों पे देखें, हर जगह आपको कश्मीरी काम करता हुआ, पढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो खुश हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा मजबूत कंट्री, पूरा भारत इनके डिस्पोजल पे है। वो खुश हैं। खुश वो नहीं है जिनकी दुकानदारियां बंद कर दी हैं करंट सरकार ने, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, और ये ख़ानदान जो हैं जो लूट रहे थे पिछले 70-80 सालों से कश्मीरियों को, जो कश्मीरियों की खुशियों के ऊपर अब उनकी कब्र बना दी थी और उस पर अपने महलात तामीर करते थे। यही अब्दुल्ला ख़ानदान और मुफ्ती ख़ानदान हैं जिनके बच्चे बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, भाषा ये बोलते हैं बाहर की, पाकिस्तान की, लेकिन ड्रामा करते हैं कश्मीरी के नाम पे। तो इनके लिए तो सज़ाए मौत है। दूसरा, भारत के ओपोजिशन पार्टीज़ हैं। ओपोजिशन पार्टीज़ की तो आपने राजनीति देख ही ली है, उनका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। ये आरजेडी के मनोज झा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आज कश्मीर को फ़लस्तीन बना दिया है। इनको शर्म भी नहीं आती जो इस किस्म की बातें करते हैं। फ़लस्तीन की कहानी ही अलग है, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं। ये आम कश्मीरियों को भड़काया जा रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का मोटिव है, ये तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई का मोटिव है कि कश्मीरी नौजवानों को भड़काया जाए। लेकिन कश्मीरी नौजवान आज का बाशऊर हो गया है और वो बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है और इन बातों में हमें आना नहीं है। कश्मीर के एक आईएएस ऑफिसर हैं शाह फैसल, उन्होंने कहा है कि 370 जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नहीं है,
ये एक टूटी फूटी कश्ती है और उसने डूबना ही था। आज नहीं तो कल आर्टिकल 370 को डूबना ही था। जो हमने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया है, इसको हम वेलकम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से इंडिया को यूनाइट किया है और सबको एम्पावर किया है। 370 के बाद का फ्यूचर हम सब का फ्यूचर है। ये एक आम कश्मीरी की आवाज़ है। ये आदित्य राज कोहल हैं, ये भी कश्मीरी हैं, पंडित हैं। इन्होंने भी वेलकम किया है और इन्होंने भी यही कहा है कि जिहाद और सेपरेटिज्म का एंड कर दिया। खुशी की बात है कि शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन को और हम सपोर्ट करते रहे हमेशा आर्टिकल 370 को हटाने का। और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाएंगे और हो सके तो पीओके को भी अब जल्दी हासिल कर लिया जाए ताकि दोनों को साथ इलेक्शन कराए जाएं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जब कश्मीर पे मुद्दा उठाया था तो उसमें उन्होंने 24 सीटें पीओके के लिए भी रखी हैं। भारत अब सीरियसली अपने मकबूजा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस हासिल करने के लिए सीरियसली प्लानिंग कर रहा है। और जाहिर है ये मौत है अब्दुल्लाज, मुफ्तीज़ और इस टाइप के जिहादी माइंडसेट के जो कश्मीर में जिहाद करवा के अपनी दुकानें चमकाते थे। इन लोगों की मौत हो गई है, हर उस कश्मीरी की। मैं कई कश्मीरियों को पर्सनली भी जानता हूँ जो इंडिया से आते थे जिनीवा और उनकी मौत हो गई है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। कश्मीर का मसला एक बार सेटल हो जाएगा तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो जिहाद और इंटरनेशनल लॉबिंग से पैसा कमाते हैं वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और ये लोगों को कोई मंजूर नहीं है इस तरह। ये जाते तो हैं जिनीवा और इंटरनेशनल फोरम्स पे, कोई पाकिस्तान को कंडेम करता है, कोई इंडिया को कंडेम करता है, लेकिन उनकी दुकानें चलती हैं इस इश्यू से। तो जब तक ये इश्यू जिंदा है इनकी दुकानें चलती रहेंगी। तो उनके लिए तो ये मौत है। तो भाई सही है ना भाई, कश्मीरी एक बहुत बड़ी आबादी है, कौम है, उसका मुस्तकबिल देखें। उनको पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और करंट भारत की सरकार ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है और कश्मीर में लोगों को अब फ्यूचर नज़र आ रहा है। कश्मीर का यूथ भारत के साथ पहले भी था, आज भी है। वो पाकिस्तान का जिहादी इंडस्ट्री जो चलाई गई थी और जिहाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था, विच इज़ नॉट जिहाद, इट इज़ टेररिज्म। और टेररिज्म को इस हद तक आगे बढ़ाया गया कि कुछ कश्मीरी नौजवान भटक गए थे और पाकिस्तान के पैरोल पे चले गए थे, जिससे उन्होंने कश्मीर में आतंक का एक खूनखार खेल खेला। लेकिन अब हम समझते हैं कि कश्मीर, मेरे पास रिएक्शन सबके हैं, अब्दुल्लास के हैं, जो फेवर में हैं वो भी हैं, जो अगेंस्ट हैं वो भी हैं। लेकिन आपको वो बोर करने वाली बात है, लेकिन फैसला भारत की सरकार का भारत की सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। भारत की सरकार को पूरा इख्तियार दिया गया है कि कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में से यूनियन टेरिटरी बना सकती है। खाली स्टेट है ना, उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट का, भारत की सेंट्रल पार्लियामेंट का, लोकसभा का ये इख्तियार है कि किसको यूनियन टेरिटरी बनाए, किसको स्टेट बनाए। तो अजीज़ दोस्तों, इसी पार्लियामेंट के ज़रिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से एक अलग स्टेट बनाई गई और ये सिलसिले चलते रहते हैं। भारत की आबादी जिस हिसाब से बढ़ती है तो यूनिट्स को छोटा करते रहना चाहिए। कश्मीर और लद्दाख बहुत वास्ट ज़मीन है पहाड़ों के ऊपर, तो उसमें लद्दाख को अलग करके, लद्दाख की टोटल आइडेंटिटी अलग है, उसका वो एक जायज़ और विस्डम वाला फैसला था जिससे उन इलाकों को तरक्की मिलेगी।
तो आई होप के बहुत जल्द पीओके गिलगित बल्तिस्तान भी भारत के पास वापस होंगे और उनके इलाकों में भी वैसी ही तरक्की होगी जैसी भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कश्मीरियों को, गिलगिती, बल्ती, लद्दाखी, जम्मू के डोगरा और दूसरी जितनी भी कश्मीर पूरी जो 1947 की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसके तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। भारत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मसला फाइनली सेटल हो गया। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।